Good evening. Good evening, everyone. Good कैसे हैं evening, आप sir. लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गौतम, Good evening, sir. संजय, शुभदीप। हाउ इज एवरीवन? ठीक चल रही है पढ़ाई? Yes, sir. क्या प्रोग्रेस है? ठीक रिवीजन हो रही है? समझ में आ रहा है चीज? मतलब कंटेन कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ा सा बस थोड़ा टाइम पढ़ने का बढ़ा दीजिए, जितना भी पढ़ रहे हैं 10 प्लस आवर्स कर दीजिए। एक हफ्ते की बात है, बस हफ्ता 10 दिन मैक्स। तो ट्राई टू पुट इन। Sir, any important awards or books that we should remember for it? क्या बोल रहे हैं? Sir, any important award or books, authors like that? अवार्ड्स और So, like questions used to come like important awards like Booker's Award, Pulitzer Award. हाँ हाँ, वो तो देखो, पढ़ लीजिए ज्ञानपीठ दादा साहेब फाल्के, वो बुक में दिए हुए हैं ना, जो उसमें दिए होगा, Yes, sir. अरिहंत वाली किताब में दे रखा होगा उन्होंने। तो ज्यादा हमें इसके लिए फ्रेट नहीं करना है कि कौन सा पढ़ेंगे कौन सा छोड़ेंगे। जो मेजर अवार्ड सारे हैं वो एक बार देख लीजिए। मेजर मेजर ज्ञानपीठ हो गया, दादा साहेब फाल्के हो गया, फिर बुकर हो गया, मैन बुकर प्राइज हो गया। इसके अलावा एबल प्राइज होता है, पुलिट्जर प्राइज होता है, रमन मैग्सेसे होता है। ये सारे मेजर मेजर देख लीजिए। और जो बुकर प्राइज मिला है किस किताब से मिला है, इंडिया से कोई नॉमिनेशन था, जैसे अभी आई थिंक देयर वाज दिस लेडी बानू मुश्ताक की बुक किताब थी, बुक का नाम मुझे भूल रहा है। बानू मुश्ताक की किताब को आई थिंक इट वाज इन द बुकर, नाइट स्लैम करके कुछ नाम है। आई थिंक वी कैन यू कैन चेक इट। ठीक है, वो उस तरह का आप जो इंडिया की कोई नॉमिनेशन है, ऑस्कर्स में इंडिया की कोई नॉमिनेशन गई है, इंडिया के किसी एथलीट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए जो मेजर। अच्छा, ग्रैंड स्लैम्स देख लीजिए सारे कि कौन से ग्रैंड स्लैम में कौन कौन जीता है अब तक। ठीक है, इस साल का रैंकिंग्स क्या क्या है। इंडिया अभी शायद एशिया कप, हॉकी एशिया कप में इंडिया हैज डन वेल, तो उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम? कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट का तो कोई नहीं पूछेगा बिकॉज एवरीवन नोज। जो लेसर नोन स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, एंड इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स संजय? No, sir. ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करें और थोड़ा सा आगे बढ़ें। कल का लेक्चर रिवाइज किया आपने? कोशिश किया उसको रिवाइज करने का? हम्म हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? यस संजय, बताइए। Sir, Lord Ripon, if I'm not. ध्रुव? Yes, sir, Sir? Lord Ripon. Lord Ripon. लॉर्ड रिपन। और इंडिया यूनिवर्सिटीज एक्ट किसके टेन्योर के दौरान आया था? इंडिया Sir, यूनिवर्सिटीज। Mokle. हम्म Sir, Mokle. सॉरी, Sir, Mokle. Mean to Mokle. मोकले, Morley मोकले। Mokle. Yes, sir. हाँ, मोरले नहीं, Sir, लॉर्ड कर्जन। 1904 में आया था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, और 1899 से 1905 देयर वाज लॉर्ड कर्जन। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन विद द एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस नाउ। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। तो द कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 by Alan Octavian Hume, A.O. Hume, also known as Alan Octavian Hume, who was a retired civil servant. तो पहला सेशन आपको याद होना चाहिए, इट वाज हेल्ड इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ उमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी। ठीक है, 72 डेलीगेट्स अटेंडेड द सेशन। एक और चीज याद रखनी है आपने, कांग्रेस के जो भी सेशंस होते थे वो जनरली ऐसे होते थे, जो प्रेसिडेंसी जिसके पास होगी, जिस स्टेट से वो बंदा होगा, जिसके पास प्रेसिडेंसी होगी, उस स्टेट में नहीं होगा, उस सिटी में नहीं होगा सेशन। फॉर एग्जाम्पल WC बैनर्जी, ही इज अ बंगाली, तो द सेशन इज इन बॉम्बे। ठीक है, सिमिलरली अब 19 आई थिंक किसी एक सेशन में आई थिंक तिलक को वो प्रेसिडेंसी नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने वो सेशन तिलक की कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा,
ताकि वो प्रेसिडेंट ना बन पाए। तो ये चीज याद रखनी है कि द सेशन वेयर इज हेल्ड, द पर्सन हु इज हेडिंग दैट सेशन कैनॉट बिलोंग टू द सेम सिटी। ओके, नेक्स्ट इज the first 2 decades of the INC are described as moderate phase। ये आपका moderate phase था 1885 से लेके 1905 तक आपका moderate phase था, ठीक है। इट वॉज अ मॉडरेट फेज। इस फेज में प्रेयर्स एंड पिटिशंस, रिक्वेस्ट करना, लेटर्स लिखना, अपनी डिमांड्स को रेज करना, थोड़े से मोर सटल एंड मोर नुएंस तरीके थे। उन्होंने कोशिश किया हम उन तरीकों से अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड्स को रखेंगे, क्योंकि वो उस वक्त मानते थे, जो कांग्रेस के लीडरशिप थी, मॉडरेट लीडरशिप, जिसमें मेन लीडर्स कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता। मॉडरेट लीडरशिप में कौन कौन था कांग्रेस का? तो इन द कांग्रेस मॉडरेट लीडरशिप, आपके जो डोमिनेंट वॉइसेस थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपके जो प्रिडोमिनेंटली जो मॉडरेट लीडर्स थे, ये बिलीव करते थे प्रेयर्स एंड पिटिशंस पे बिलीव करते थे। प्रेयर्स they believed in the goodwill of the British and also thought that masses are yet not ready to actively participate in the national movement. Masses not yet ready to fully participate ठीक है। तो ये इनका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था, वो अपनी डिमांड्स को रेज करना चाहते थे। मोस्ट ऑफ देम वर एजुकेटेड बैरिस्टर्स एंड हाई हाई सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग थे सारे। तो इनको अभी एक तो मासेस की कैपेसिटी पे इतना विश्वास नहीं था, दूसरा ये भी सोचते थे कि अभी वक्त नहीं आया कि फुल ब्लोन हम मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो रिवॉल्ट हम कर सके, ठीक है। तो द मेजर वंस एज वी कैन सी, दादा भाई नारोजी, ठीक है, वन ऑफ द ही इज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देन वी हैव बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंदा मोहन बोस, ये आपके मेजर लीडर्स थे। अब अच्छा, इसमें दादा भाई नौरोजी की एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ही गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी was given by Dadabhai Naoroji. So it was an economic critique of British colonialism. It was it talked about how Britishers are impoverishing Indians by taking away the wealth of India to their own shores. There was another economist who wrote an economic history of India, R.C. Dutt. इनकी किताब थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाम थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रोबेबली दिस इज द नेम, ठीक है। फिर क्या होता है टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ 1890s, ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रैंड बिगिंस टू इमर्ज। एक्सट्रीमिज्म बिगिंस
to emerge in the Congress in late 1890s because they believed सिर्फ प्रेयर पिटिशन से काम नहीं चलेगा, हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इसके सबसे वोकल चैंपियन थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। He was the great champion of this। ठीक है, इन्होंने क्या शुरुआत किया था? शिवाजी और गणेश फेस्टिवल्स को टू क्रिएट पेट्रियोटिक फर्वर। एक पेट्रियोटिक फर्वर क्रिएट करने की कोशिश की इन्होंने। ठीक है, इनफैक्ट इनके ऊपर आई थिंक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा था जिसके तहत इनको आई थिंक इनके ऊपर डिटेन कर दिया गया था। और चपेकर ब्रदर्स थे उस टाइम पे, चपेकर ब्रदर्स। ठीक है, दे वर आल्सो चार्ज्ड अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो मेजर आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, दे आर नोन बाय द एपिथेट ऑफ लाल, बाल एंड पाल। So it is लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक and Bipin Chandrapal। And along with that, you also had Aurobindo Ghosh। ठीक है, you also had Aurobindo Ghosh। Lala Lajpat Rai, he was mostly in Punjab, and these two gentlemen also led they were the champions of extremist thought in the Indian National Congress। ठीक है, अब आ जाइए कि हमने पहले देखा कि फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है आपकी 1905 में। तो 1905 में दिस मेजर पाथ ब्रेकिंग इवेंट हैपेंड, particularly on 16th of October, announced in August, and eventually it came into force in 16th of October, announced by Lord Curzon। ठीक है, 16 अक्टूबर को 1905 to the proclamation, है ना, reducing the old province of Bengal in size by creating East Bengal and Assam out of the rest of Bengal। तो एक तो ईस्ट बंगाल क्रिएट कर दिया, एंड वेस्ट बंगाल जो था उसमें आपका पार्ट ऑफ बंगाल, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, दैट वाज देयर। तो ये जो अभी उसके बाद आप देखते हैं आज़ादी के बाद फिर पाकिस्तान बना है, तो उसकी सीड यहीं से ईस्ट पाकिस्तान की सीड, बांग्लादेश की सीड इसमें सो की जा चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स in the aftermath of this partition movement, when the partition happened, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा आक्रोश था। ठीक है, पीपल वर रियली अपसेट। सम पीपल ब्रिटिशर्स ने इसको जस्टिफाई किया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, तो इस बहुत बड़े प्रोविंस को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसको डिवाइड किया। लेकिन जो ईस्ट बंगाल था, दैट बिकेम अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, and West Bengal became a Hindu majority province। So it was their idea to divide the populations and make it more convenient for them not to rule, rather than make it convenient for the people। तो अपने फायदे के लिए उन्होंने ये किया। ठीक है, then in their response, the Indian freedom fighters or Indian leaders, they launched the Swadeshi movement, which was the anti-partition movement by Lal, Bal, Pal and Aurobindo Ghosh। They played a key role। The extremist thought started to, अब इसके बाद से extremism started to take over। ठीक है, and now INC took the Swadeshi call at the Banaras session। तो स्वदेशी
बायकॉट मूवमेंट की कॉल बनारस सेशन में ली गई, जो प्रिजाइड की गई थी बाय गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, इसमें एक और चीज थी, ये चीज याद रखिएगा कि एक्सट्रीमिस्ट थे, वो ये चाहते थे कि स्वदेशी बायकॉट की कॉल बंगाल से बाहर बाकी हिस्सों में भी ले जाई जाए। जैसे बाल गंगाधर तिलक चाहते थे वो बॉम्बे में भी इसको हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन जो मॉडरेट जो स्टैंड था उनके अंदर ये थॉट था कि अभी ये हम रेडी नहीं है इसको बाहर ले जाने के लिए, अभी सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखते हैं। तो इससे क्या हुआ, व्हाट दैट डिड इज दैट स्टार्टेड टू क्रिएट सीड्स ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड सीड्स ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। ठीक है, धीरे 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 वो फिशर बढ़ने लगा। ठीक है, उसी के साथ उस वक्त मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग ऑल्सो केम इन टू बीइंग इन 1906 बाय आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों के नाम याद रख लीजिए। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, आगा खान एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने पार्टीशन को सपोर्ट किया था। ठीक है, दे सपोर्टेड द पार्टीशन एंड अपोज द स्वदेशी मूवमेंट। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए मुस्लिम्स के लिए, एक स्पेशल उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए तब मांगा था। ठीक है, ठीक है, इधर इधर से ही आपको जो मैंने बताया कि शुरुआत होने लगती है डिवीजन की। द सीड्स ऑफ डिवीजन, कम्युनल डिफरेंसेस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इट स्टार्टेड टू इंक्रीज। नेक्स्ट सेशन आपका जो कांग्रेस का होता है, कैलकाटा सेशन 1906। इसमें they made the demand of स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। उन्होंने बोला कि अब हम वी विल नाउ अडॉप्ट स्वराज। अब हम स्वराज की बात करेंगे, हम स्वराज अडॉप्ट करेंगे। वी विल डिक्लेयर स्वराज एज द गोल ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, है ना, सेल्फ रूल और स्वराज एंड नॉट मेरली डोमिनियन स्टेटस। तो ये चीजें चलती रही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद ऑब्वियसली ये जो इनके डिफरेंसेस थे स्वराज की डेफिनेशन को लेके, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो नेशनल एजुकेशन के ऊपर भी बात करना चाहते थे, इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर भी। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आए और 1907 वाले सेशन में आई थिंक ये डिफरेंसेस पूरे वेज पे चले गए एंड दिस इज अ सेशन, सूरत स्प्लिट कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज द सूरत स्प्लिट। क्योंकि वो अपने डिफरेंसेस को वो नहीं कर पाए, तो इवेंचुअली ये डिवीजन हो गया दोनों कांग्रेस के फैक्शंस में, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में। ठीक है, ड्यू टू द नेचर ऑफ डिबेट ऑन स्वदेशी मूवमेंट, कि स्वदेशी मूवमेंट को हम चलाएंगे कैसे, बंगाल में रखेंगे, बाहर ले जाएंगे, बायकॉट कैसे करेंगे, और सारे उन तरीकों पे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के आपके लीडर वही थे लाल बाल पाल, और मॉडरेट्स के थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसके बीच में एक्चुअली इसमें सिर्फ कांग्रेस के अंदर की डिफरेंसेस की वजह से डिवीजन नहीं हुआ था। द डिफरेंसेस हैपेंड आल्सो बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश। व्हाट द ब्रिटिश डिड एट दैट टाइम इज, अब ब्रिटिश को लगता था हम पहले एक्सट्रीमिस्ट को डराएंगे थोड़ा सा, ठीक है, और मॉडरेट्स को प्लेकेट करेंगे। जब ये दोनों, जब एक्सट्रीमिस्ट आइसोलेट हो जाएंगे तो फिर हम मॉडरेट्स को और जबर तरीके से दबा सकते हैं। ठीक है, अब मॉडरेट्स को प्लेकेट कैसे करना है, रिफॉर्म्स का एक लालच देके। ठीक है, वी विल टेल देम दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स। उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट काउंसिल एक्ट लाने वाले हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने वाले हैं। तो इन्होंने 1909 वाले जो एक्ट है मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे। तो उनको लगा, मॉडरेट्स को लगा अगर हम एक्सट्रीमिस्ट का साथ देंगे तो जो रिफॉर्म्स आने हैं वो भी नहीं होंगे, तो वो एक्सट्रीमिस्ट से थोड़े दूर हट गए। अदरवाइज क्या होता, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट का साथ देते तो अगर कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करेगी, इफ कांग्रेस सप्रेसेस द एक्सट्रीमिस्ट, तो मॉडरेट्स उनके फेवर में खड़े हो जाते, तो उससे उनको फायदा होता कि थोड़ा सा एक प्रोटेक्टिव शील्ड। अब पहले उन्होंने किया प्लेकेट मॉडरेट्स को, फिर एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस किया, और फिर उसके बाद मॉडरेट्स को भी सप्रेस कर दिया। तो ये उनकी ओवरऑल पॉलिसी थी। ठीक है, और वो इस टाइम पे जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे उनको भी प्लेकेट करना उन्होंने शुरू किया हुआ था थोड़ा। ठीक है, और ये जो स्प्लिट हुआ 1907 में, ये स्प्लिट 1916 तक रहा।
That split continued till 1916. ठीक है. Then comes the reform of Morley Minto. Morley Minto आपके रिफॉर्म्स आते हैं. ठीक है. इन रिफॉर्म्स में इनकी डिटेल्स आप ज्यादा डिटेल में देख लीजिएगा, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू. ठीक है. दे रिफॉर्म्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. ठीक है. और लॉर्ड मिंटो, ही केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. तो ये पहली बार ऐसा हुआ किसी एक कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया. So it was the 1919 Act, Government of India Act 1919, or the Morley-Minto reforms, which eventually, brought out the separate from Muslims. ठीक है. That was a path-breaking step because later on यही हमारी जो partition का एक seed sow करने में इसका भी एक contribution था उसमें. इसी वक्त में during the middle 1900s, 1910s, एक गदर मूवमेंट एक इमर्ज हुई थी. ठीक है. गदर मूवमेंट सैन फ्रांसिस्को में, यूनाइटेड स्टेट्स में. ठीक है. गदर पार्टी. सो द गदर पार्टी टुक शेप इन एंड अराउंड 1913 इन सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स. उनके मेजर लीडर्स थे, ये नाम आपको याद रखने, 3 नाम है, याद रख लीजिए. लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह बाखना. दे वर द की लीडर्स. और इनका हेडक्वार्टर्स था सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. और ये एक न्यूज़पेपर भी रिलीज करते थे, उसका नाम था गदर. ठीक है. विच हैड बीन स्टार्टेड इन 1913 टू कमेमोरेट द रिवॉल्ट ऑफ 1857. अब गदर मूवमेंट से रिलेटेड एक और चीज, अब उस टाइम पे ना एक इंसिडेंट हुआ था, कोमागाटू मारू इंसिडेंट. कोमागाटू मारू इंसिडेंट क्या हुआ था, यहाँ से एक शिप गई थी इमिग्रेंट्स की, उनको कनाडा से रिटर्न कर दिया गया था. कनाडा रिटर्न अ शिप फुल ऑफ पंजाबी इमिग्रेंट्स. ठीक है. तो वो ये बड़ा ही एक इसके ऊपर बड़ा इशू हो गया था. ये शिप आके बाद में कैलकटा के पास बज बज करके एक जगह है, वहां पे डॉक हुई, वहां पे कई लोगों की जानें भी गई. ठीक है. तो ये एक बड़ा ही एक रैलिंग पॉइंट बन गया था. अभी रिसेंटली आपने न्यूज में अगर सुना होगा तो जस्टिन ट्रूडो ने कुछ साल पहले माफी भी मांगी थी, मतलब इंडियन से, उस इंसिडेंट की, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल फ्रॉम द कनाडा. एंड देन गदर पार्टी ने एक म्यूटनी लॉन्च करने का भी प्लान किया था. म्यूटनी, they wanted to launch a mutiny. ठीक है. उनको लगता था कि हम पूरे जो इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं उनको कॉल देंगे, सब इकट्ठे होंगे तो हम ब्रिटिश राज को ओवरथ्रो कर देंगे. तो उस टाइम पे करतार सिंह सराभा, he achieved martyrdom, a very young boy, I think 17 18 years old. ठीक है. So this is little bit about the Gadar party and the Komagatu Maru incident. उसके बाद तिलक साहब, आपको पता है 1908 में तिलक साहब को डिपोर्ट कर दिया गया था 6 साल के लिए. 1908 से 1904 बाल गंगाधर तिलक वाज आउट ऑफ द एक्टिव पॉलिटिक्स. लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए थे और बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी. ठीक है. ये पूरा बिखर गया सारा सिस्टम. और फिर मॉडरेट्स को, तो मॉडरेट्स की ज्यादा सुनते नहीं थे द ब्रिटिशर्स. तो 1916 के अराउंड, या थोड़ी देर उन्होंने वेट एंड वॉच किया बाल गंगाधर तिलक. इस बार थोड़ा सा वो क्या हो गए, थोड़ा सा कहते ना ठंडे हो गए. पहले बड़े हार्डकोर लीडर थे, अब उनको लगा कि मेरे को अगर कांग्रेस के अंदर भी काम करना है, थोड़ा ऐसे तरीके से काम करना पड़ेगा, सबकी बात मान के, थोड़ा सा सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं, थोड़ा बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा. ठीक है. तो ये एक बड़ी बात थी. और एक और चीज थी उस टाइम पे, फिरोज शाह मेहता जो की ओपोनेंट थे, मॉडरेट लीडर थे, तो ये तिलक के बड़े ओपोनेंट थे कि तिलक की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे. तो आई थिंक अराउंड 16 उनकी डेथ भी हो गई थी. तो ये भी उनकी एंट्री का एक कारण बना कांग्रेस के फोल्ड में वापस आने का.
ठीक है। तब आपके तिलक ने और एनी बसंत और तिलक ने एक दो होम रूल लीग मूवमेंट शुरू की। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल मूवमेंट शुरू हुई थी 1916 में, ठीक है, अप्रैल में। और एनी बसंत ने शुरू की सितंबर में। ठीक है। उनके दो और कंपैट्रियट्स थे, सुब्रमण्य आयर जो अद्यार में रहते थे। ठीक है। तो इनका हेडक्वार्टर पूरा मद्रास में था। ठीक है। इनका हेडक्वार्टर पूना में था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने सेल्फ रूल एस्टेब्लिश करना। वी वांट टू एस्टेब्लिश सेल्फ रूल फॉर इंडिया ऑन द लाइन ऑफ इरिश होम रूल लीग्स, ऑन द लाइन ऑफ इरिश होम रूल लीग। ठीक है। जो तिलक की होम रूल मूवमेंट थी वो ज्यादा ऑर्गेनाइज थी एनी बसंत से। एनी बसंत की ब्रांचेस ज्यादा बहुत थी, आई थिंक 200 के करीब ब्रांचेस थी। लेकिन तिलक वाली जो मूवमेंट थी उसके ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद आता है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैक्ट जिसने पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ में लेके आया। दैट वाज कॉल्ड एज लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट में आईएनसी एंड मुस्लिम लीग दे केम टुगेदर फॉलोइंग अ वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की। ठीक है। टर्की में वो जो खलीफा वगैरह का इशू चल रहा था तब भी, लीडिंग टू एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग्स मुस्लिम्स। बोथ ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली डिमांडेड कम्युनियन स्टेटस एंड एक्सेप्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। तो ये जो डिमांड एक्सेप्ट करना, ये बड़ा ही एक बाद में कारण बना कि कांग्रेस ने कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स के लिए थी वो एक्सेप्ट करना, ये बाद में एक रीजन बना कि जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी का यहाँ से रिकग्निशन मिल गया। अब उनको जिन्ना को लग गया कि ये रिकग्निशन मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे इसको फिर ये चीजें आगे कैसे बढ़ती गई, दैट विल सी एज वेल। ठीक है। नाउ देन कम्स द ऑगस्ट डिक्लेरेशन। After the Lucknow Pact, the British policy was announced, which aimed at increasing association of Indians in every branch of administration. तो उन्होंने सोचा कि अभी हम थोड़ा सा इनको प्लेकेट करने का वक्त आ गया, तो एक और सेट ऑफ रिफॉर्म्स लेके आते हैं हम। तो ये लाए इन्होंने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है। तो पहले मॉडले मिंटो आए थे, अब ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इसके बाद एक बड़ा ही ड्रेकोनियन लॉ आया जिसका नाम था रोलैट एक्ट। इस रोलैट एक्ट ने एक रिट अबॉलिश कर दी जिसका नाम था हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस पता है? Yes, sir. To have a body of. टू हैव अ बॉडी ऑफ, हैव अ बॉडी ऑफ मतलब अगर किसी बंदे को इलीगली डिटेन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिटेन एनीवन इलीगली। तो ये रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस वाज काइंड ऑफ, इट वाज अबॉलिश्ड। ठीक है। तो ये बड़ा एक कारण बना। इट इज गेव अनब्रिडल्ड पावर्स टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट्स विदाउट ट्रायल। अभी जम्मू में आपने देखा होगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा ही बवाल चल रहा है। आर यू अवेयर ऑफ इट? पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया है सिटिंग एमएलए के ऊपर। नहीं सुना? नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं प्रोबेबली? बालेंद्र शाह जो वहां के मेयर भी हैं, प्रोबेबली, नॉट श्योर, बट अटकलें ऐसी लग रही। ठीक है। तो दिस लॉ एनेबल टू सस्पेंड दी राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस ही आपने खत्म कर दिया जो सिविल लिबर्टीज की एक फाउंडेशन है। तो ये एक बड़ा ही एक ड्रैकोनियन एक एक्ट था। इसके खिलाफ रोलैट सत्याग्रह लॉन्च किया गया। रोलैट सत्याग्रह वाज लॉन्च। गांधी जी का पहला कंट्री वाइड सत्याग्रह था। ठीक है। इससे पहले गांधी जी चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाली आंदोलन चला चुके थे 1917 में। ठीक है। चंपारण गांधी जी का पहला एक एक्टिव स्ट्रगल थी। ठीक है। चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। आई थिंक सीक्वेंस देख लेना आप। नेक्स्ट कम्स द path breaking movement in Indian history that defined how things are going to go forward. That's the Jallianwala Bagh massacre. The Jallianwala Bagh massacre, 13 अप्रैल 1919 1919। तो दो
हमारे जो लीडर्स थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, उनके अरेस्ट के ऊपर लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और वहां पे जनरल डायर ने फायर कर दिया लोगों पे जलियांवाला बाग में। ठीक है, माइकल ओडवायर उस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, जिनको 20 साल बाद सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके मारा था। तो भूलते नहीं है, है ना, बदला पूरा होगा। तो उनको वहां पे जाके पूरा कितनी कहाँ कहाँ से डिफिकल्ट टेरेन्स में जाके ही वाज हंटेड डाउन। सच वाज दी डेडिकेशन ऑफ दोस पीपल, आई वुड से, कि अपनी जान की परवाह तो की नहीं बिल्कुल ना, कि हाउ फाइटिंग फॉर योर पीपल, द जज्बा एंड द जुनून किस लेवल का है। ठीक है, सो द हंटर कमीशन, अब देखो दो है, याद कंफ्यूज नहीं करना। हंटर कमेटी हमने पढ़ा था, वो एजुकेशन के लिए थी, याद रखना। हंटर कमेटी वॉज फॉर एजुकेशन, हंटर कमीशन इज फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर को इंक्वायर करने के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था। तो कमीशन इज फॉर जलियांवाला बाग, कमेटी इज फॉर एजुकेशन। ठीक है, हंटर कमेटी बिठाई गई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर हंटर। हमारे जो पहले नोबेल लॉरिएट थे इंडिया के, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपना नाइटहुड छोड़ दिया था। ठीक है, और सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को कैक्सटन हॉल में लंदन में मारा था मार्च 13, 1940 में। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पे मारा था। कैक्सटन हॉल में जाके लंदन में ही वाज टेकन डाउन, ही वाज शॉट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज इन द कैक्सटन हॉल व्हाइल ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर। ठीक है, so that is about it. Next comes your another important movement, that is your Khilafat movement. The Muslims in that time they were agitated कि टर्की की डिसमेंबरमेंट की बात हो रही थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में, 1914 से 18 हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो डिफीटेड कंट्रीज थी, टर्की वाज वन ऑफ द डिफीटेड कंट्रीज, तो डिसमेंबरमेंट ऑफ टर्की टर्की किया गया था कि आप खलीफा की पावर्स ले रहे हो। उन्होंने कहा खलीफा की पावर्स उनको दे दो, इसके ऊपर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। तो शौकत अली और मोहम्मद अली दो ब्रदर्स थे, इन्होंने ये मूवमेंट की शुरुआत की थी, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है, एंड महात्मा गांधी वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। महात्मा गांधी महात्मा गांधी वाज एक्टिवली इन्वॉल्व। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता था कि इन अ हॉल फुल ऑफ मुस्लिम वुमेन clad in burqas and abayas, Mahatma Gandhi would deliver lectures against the British, just to फिर इस मूवमेंट को बाद में फिर कंबाइन हो गई खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, फिर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये इकट्ठी मूवमेंट बन गई। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फिर कांग्रेस ने रेजोल्यूशन इसका पास किया था कैलकाटा सेशन में सितंबर 1920 में। इस टाइम पे आई थिंक गोपाल कृष्ण गोखले, नो, बाल गंगाधर तिलक, आई थिंक बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी या कुछ तो ऐसा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। तो उसी टाइम पे इसकी शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट गांधी जी की ये फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी, फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी। जो रोलर थी वो थी ऑल इंडिया, बट पूरी फुल मास बेस्ड नहीं थी। दिस वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो the movement envisaged resignation from the nominated offices and posts in the local bodies. तो उन्होंने टोटल नॉन कॉपरेशन दिया कि हम काम ही करना छोड़ देंगे, we will not cooperate, पर नॉन वायलेंस एंड पीस वर टू बी मेंटेन्ड। लेकिन फिर आपको पता है फिर क्या हुआ, चौरी चौरा में एक इंसिडेंट होता है। इन्होंने और क्या क्या किया था इसमें, रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स। ठीक है, रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स, refusal of general public to offer themselves for military and other government jobs, and boycott of government goods। तो हर तरह से गवर्नमेंट को, सरकार को काम ही नहीं करने देना है, यही ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फिर हो जाता है आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। इसमें 22 पुलिसमैन को जला दिया जाता है। ठीक है, दे आर बर्न टू डेथ, चार टू डेथ। तो होता क्या है, कांग्रेस सेशन इन एट इलाहाबाद in December 2021 decided to launch the
civil disobedience and Gandhi ji was appointed as the leader. तो गांधी जी को इस मूवमेंट का लीडर अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। और ये आपका हुआ था सेशन आपका इलाहाबाद में। बट बिफोर इट कुड बी प्रॉपरली लॉन्च्ड, चौरी चौरा हैपेंड। ये लॉन्च होना था शायद अहमदाबाद में कहीं से या गुजरात में कहीं से लॉन्च होने का प्लान था इसका। तो चौरी चौरा गोरखपुर में 22 पुलिस वालों को 5 फरवरी 1922 को देवर टॉर्च, पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया गया। तो गांधी जी ने बोला नहीं, अभी 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 आप तैयार नहीं हो, अभी आप नहीं समझते हो कि नॉन कॉपरेशन क्या है, सत्याग्रह अहिंसा का मतलब नहीं समझे। तो मूवमेंट वापस बुला ली। तो मूवमेंट वाज विथड्रॉन ऑन 12 फरवरी 1922। इनफैक्ट जब ये मूवमेंट कॉल ऑफ की गई, काफी लोग नाराज हो गए। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भी जवाहरलाल नेहरू और भी बड़े लीडर्स थे। कहते अभी तो मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, आपने मतलब वही कर दी। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लोग कह रहे थे नहीं अभी पाकिस्तान को खत्म ही कर दो, इस बार छोड़ना ही नहीं। लोगों को मोमेंटम बन रहा था ना। तो लीडरशिप में क्या होता है, हमेशा अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अ लीडर इज वन हु इज केपेबल ऑफ टेकिंग अनपॉपुलर डिसीजंस, जो मैक्सिमम जनता को कई बार पसंद नहीं आते हैं, लेकिन वो सही फैसले होते हैं। तो ऑलवेज द करेज ऑफ कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, एंड दैट इज व्हाट गांधी जी। अब गांधी जी का ये डिसीजन नहीं लेने के बावजूद भी गांधी जी की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई ना। ही हैड दैट कन्विक्शन। उनका 1947 तक, जब 8 तक, जब तक वो मार्टर नहीं हुए, ही वाज अ लीडर, ही वाज अ लीडर, ठीक है। और इसके बाद जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थोड़ा सा खत्म हुआ, तो तब एक पार्टी बनाई गई थी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में लीडरशिप थी आपकी मोतीलाल नेहरू के हाथ में, ठीक है, CR दास एंड NC केलकर। दे वर कॉल्ड एज प्रो चेंजर्स। ये चाहते थे कि हम काउंसिल एंट्री करेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करेंगे और चेंज लाएंगे अंदर से। पर कई चाहते थे यार ये तो गलत है, ये तो पर्पस डिफीट हो जाएगा, आपको इस टाइम कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, फील्ड में जाके खादी पे काम करना चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तो गांधी जी भी इसके फेवर में नहीं थे। तो देवर प्रो चेंजर्स एंड देन देवर नो चेंजर्स, दो तरह के थे, ठीक है। देवर कॉल्ड एज प्रो चेंजर्स। तो इवेंचुअली डिसाइड हुआ कि लेट देम एंटर इनटू द काउंसिल्स। वो अंदर से काउंसिल्स को रैक करेंगे। वो कहते थे वी विल रैक द काउंसिल्स फ्रॉम इनसाइड, वी विल नॉट अलाउ देम टू वर्क, we will wreck the councils from inside and will not allow them to work. That is what they did. ठीक है। तो they demanded that the nationalists should end the boycott of legislative councils, enter them। अंदर आप काउंसिल्स के अंदर जाओ और वहां पे जाके उनको एक्सपोज करो। So they formed a party with CR Das as vice president and Motilal Nehru was the vice president. Motilal Nehru was the vice president. ठीक है। So this was how the movement started, and then a lot of other things also happened along the way. After that, there is another popular, movement that started in opposition to Simon Commission. Simon Go Back. Simon Go Back, जिसमें Sir John Simon, he headed this committee. इसको ये भी साइमन कमीशन का एक और भी नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज, पता है किसी को? इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है। सो फर्दर रिफॉर्म्स लाने के लिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंडिया को बढ़ाने के लिए। पर इसमें सबसे ज्यादा क्या ऑपोजिशन थी कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसमें नो इंडियन इन दिस कमीशन। तो ये इनका ऑपोजिशन था कि इंडिया का आपने फ्यूचर डिसाइड करना है, लेकिन उसमें इंडियन एक नहीं रखा आपने। तो ये बड़ा ही गलत बात। इंडियन अपोज दैट देयर वाज नो इंडियन एंड दे क्राइड साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ठीक है। तो इसमें लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से उनकी डेथ हो जाती है बाद में। तो इसके बदले में आपको पता है भगत सिंह, राजगुरु, आई थिंक चंद्रशेखर आजाद थे या कोई और भी थे, उन्होंने फिर सॉन्डर्स को मारा था, है ना। सॉन्डर्स वाज किल्ड, ही वाज शॉट डेड, ठीक है।
इसके बाद फिर आपकी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। आफ्टर बाइकॉटिंग द साइमन कमीशन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूटेड a committee under the chairmanship of Motilal Nehru to evolve and determine principles for the Constitution of India. ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम पे, देयर वाज दिस जेंटलमैन कॉल्ड लॉर्ड बिरकनहेड। लॉर्ड बिरकनहेड, इसने कहा इंडियंस आर इनकेपेबल ऑफ फ्रेमिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में फिर ये नेहरू रिपोर्ट आपकी आई थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात की थी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है हिस्टोरिक लाहौर सेशन। द लाहौर सेशन कम्स 19 दिसंबर 1919। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 सेशंस को हेड करते हैं। नाइनटीन 29, 1936, 1937। इसके साथ सुभाष चंद्र बोस, 1938 और 1939। लेकिन ये जो 1939 वाला सेशन था, इसमें बाद में गांधी जी के जो कैंडिडेट थे, आई थिंक सीता पट्टा कुछ नाम था उनका, पट्टा भाई सीतारमैया, आई थिंक दैट वाज द जेंटलमैन। वो इवेंचुअली उनको चेंज कर दिया गया था, क्योंकि फिर उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, सुभाष बोस ने ना, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे सुभाष बोस माने गांधी जी का ये नहीं, तो उन्होंने अपना कैंडिडेट जो रखा था वो हार गया, सुभाष बोस को ज्यादा वोट मिल गए। तो इवेंचुअली गांधी जी की मॉरल डिफीट थी, इवेंचुअली अपोजिशन आई कांग्रेस के अंदर से, सुभाष बोस ने डिसाइड किया, पहले तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फिर वो निकल गए, इंडिया से निकल गए बाद में, फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, क्या क्या किया उन्होंने, वो सारी कहानी है। ठीक है, तो हम वापस इस पे आते हैं। लाहौर सेशन हुआ 1929 में। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस की हमने बात की। ठीक है, अल्टीमेट गोल हमारा। तो ये इसी संदर्भ में 26 जनवरी को इन्होंने पहला इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया इंडिया का, कि हम 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। तो जब हमारा इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गया 15 अगस्त को, तो वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों को बोलते कि भाई रुक जाओ अभी थोड़े दिन और, हमें 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस दे दो, अभी 15 अगस्त दिया है। तो वैसा नहीं हुआ। तो फिर इवेंचुअली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा 26 नवंबर 1949 को रेडी था, और हमने उसको जो टोटली उसको अडॉप्ट कैसे किया 1950 में 26 जनवरी को, दैट्स सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, टू गिव इंपॉर्टेंस टू दिस पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया 31 दिसंबर 1929 को, बाद में इसी को हमने रिपब्लिक डे भी चूज किया। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर वेरी इंपॉर्टेंट डांडी मार्च। Dandi March is also the replica of, it is known as India's Boston Tea Party. It is known as India's Boston Tea Party. Boston Tea Party क्या थी कि बॉस्टन में ना पूरी शिप भरी हुई चाय के साथ, चाय की पत्ती पूरी उलट दी थी समुंदर में, एज अ प्रोटेस्ट बाय द अमेरिकन अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस, क्योंकि वहां पे भी अंग्रेजों ने तो हर जगह राज कॉलोनाइज किया हुआ था ना। तो गांधी जी ने भी वही पॉलिसी यहाँ पे अपनाई, एक
नमक जो ऐसी चीज है जो सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो नमक को उन्होंने वहां पे उन्होंने कहा था विद अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट आई एम शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, सो दैट वाज द मेन एसेंस देयर। गांधी जी कॉल्ड इट सॉल्ट सत्याग्रह। ये शुरुआत हुई इसकी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को, और उन्होंने दांडी में जाके सॉल्ट लॉ को तोड़ा। यहाँ पे इनके साथ इनके 78 फॉलोअर्स भी उन्होंने साथ दिया गांधी जी का, वो साथ में चले थे। 78 ऑफ गांधी जी फॉलोअर्स। दे accompanied him। ठीक है, दे accompanied गांधी जी, and this is how the beginning of the civil disobedience movement started। this अब याद करना, कांग्रेस के जो फर्स्ट सेशन में 72 मेंबर्स थे। ठीक है, कांग्रेस का जो फर्स्ट 72 डेलीगेट्स थे, और डांडी मार्च में 78। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में आप हो सकते हो, तो ऐसे याद रखना है, क्योंकि कांग्रेस पहले बनी थी तो 72 78 से पहले आता है। ऐसे सिंपली दिमाग में याद रखने के लिए कि डांडी में 78 थे, उसमें 72 थे, सिंपल। ठीक है, नाउ दिस कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन हुई इसमें। गढ़वाल सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया पेशावर में फायर करने से। उसके बाद कांग्रेस की इस पॉलिसी के को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और नेक्स्ट फेज ऑफ अगेंस्ट अगेंस्ट यू वांट टू गिव देम अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी ना, कभी कैरेट दे दो कभी स्टिक दे दो, तो अभी कैरेट देने का टाइम था। नेक्स्ट फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे, उसके लिए दे अनाउंस्ड दैट यू विल हैव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस एज इक्वल्स। ठीक है, it was held on 12th November 1930 in London to discuss the Simon Commission। किसने किसने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में तो कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, पर हाँ अंग्रेजों के साथ साथ निभाने में, और इसके साथ आई थिंक पंजाब की भी एक पार्टी थी, उसने भी जस्टिस पार्टी या कुछ तो था, वो भी पार्टी से हमेशा, और ये राजा होते थे हमेशा ये साथ देते थे। फाइट कर रही है कांग्रेस, ये लोग हमेशा अंग्रेजों का ही साथ देने में लगे रहते थे, तो ये एक चीज थी। तो यहाँ पे इन्होंने, मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस कॉन्फ्रेंस फेल्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नो कांग्रेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नो कांग्रेस। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है गांधी इरविन पैक्ट, जिस पैक्ट की वजह से गांधी जी के ऊपर बहुत ज्यादा आक्रोश भी लोगों को होता है कि उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी क्यों नहीं रुकवाई। आपको भी कभी कभी गुस्सा आता होगा कि गांधी जी रुकवा लेते तो शहीद नहीं होते भगत सिंह, ऐसे लगता है ना यार कि, लेकिन जो होना होता है शायद भगत सिंह का कद उतना बड़ा नहीं होता, या क्या होता है क्या नहीं होता, वो इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं। हाँ, आई वॉज डिस्कसिंग विद अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन हु इज ऑल्सो हैपन्स टू बी प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। तो कहते थे गांधी जी पता नहीं कोशिश कर नहीं पाए, या करना चाहते नहीं थे, या बड़ी सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं था कि जानबूझ के तो ऑब्वियसली नहीं किया होगा, पर उनकी क्या सिचुएशन होगी क्या होगी वो बता पाना कंजेक्चर है, उसके ऊपर सर्टेनिटी से हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये पैक्ट साइन हुआ लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो इसके बाद कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट अलाउड विलेजर्स ऑन द कोस्ट टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन एंड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। रिलीज
अब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स तो थे, बट दे वर कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो इस क्लॉज को हटाने के लिए शायद उन्होंने एक छोटा सा सुझाव तो दिया होगा गांधी जी, पर वो नहीं माने। उन्होंने एक सुझाव, ये क्लॉज रहने दिया। अगर ये वायलेंस वालों को हटा दे तो शायद वो हो जाता, बट नहीं हुआ। ठीक है, और कांग्रेस का जो कराची सेशन था उसने बाद में इसको एंडोर्स भी किया। कराची सेशन एंडोर्स दी गांधी इरविन पैक्ट। इसके बाद होती है आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। ठीक है, इसमें गांधी जी गए लंदन, ठीक है, टू मीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। इसमें याद कीजिएगा सरोजनी नायडू भी गए थे, विच फीमेल ऑल्सो ज्वाइन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फीमेल कांग्रेस लीडर सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ऑल्सो ज्वाइंड द मीटिंग। द कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। गांधी जी कुड नॉट एग्री विद द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज पॉलिसी ऑफ communal representation and refusal of British government on the basic Indian demand for freedom। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की वही बात है कि वो हिंदूज को, डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहते थे। ठीक है, उसके ऊपर बड़ा मसला चल रहा था कि 143 सीट्स उनको रिजर्व, उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। फिर इसके ऊपर बड़ी डिबेट चली। आई थिंक अंबेडकर और गांधी जी के बीच में बड़ा ये चला, डिबेट चला था। फिर आई थिंक गांधी जी जेल में फास्ट एंड टू डेथ पे थे। फिर पूना पैक्ट इवेंचुअली साइन हुआ और फिर ये कॉम्प्रोमाइज हुआ कि रिजर्वेशन दी जाएगी रादर देन सेपरेट इलेक्टोरेट, कि विद इन द जॉइंट हिंदू इलेक्टोरेट के बीच में डिप्रेस क्लासेस को रिजर्वेशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ पूना पैक्ट में। ठीक है, अब वही कम्युनल अवार्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो रामसे मैकडोनल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया 1932 में। तो ये इसकी डिवाइड एंड रूल वाली अगेन एक और पॉलिसी थी। ठीक है, it was policy of divide and rule. It envisaged communal representation of depressed classes, Sikhs and Muslims। ठीक है, पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट किसके पास था? मुस्लिम्स के पास था। ठीक है, अभी सिख्स के साथ साथ डिप्रेस क्लासेस को भी देने की बात की इन्होंने। ठीक है, गांधी जी ने अपोज किया और यरवदा जेल में चले गए फास्ट एंड टू डेथ। गांधी अंबेडकर का फिर बाद में जो जैसे मैंने बताया पैक्ट हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नोन एज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट साइन किया। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस वाज अबैंडन, पर उनके लिए वाइडर जॉइंट इलेक्टोरेट में रिजर्व्ड सीट्स reserved seats for depressed classes in the joint Hindu electorate। ठीक है, thus Pune Pact agreed upon a joint electorate for upper and lower caste। That's what I said। उसके बाद हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये यूजलेस था क्योंकि इसमें फिर से कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसमें भी थर्ड में भी नो कांग्रेस पार्टिसिपेशन। ठीक है, कांग्रेस पार्टिसिपेटेड, ये आपका सवाल आपको अभी एग्जाम में गलत नहीं करना है। कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया की तरफ से गांधी गए थे, वहां रामसे मैकडोनल्ड से मिले थे और यहाँ पे उसके बाद फिर बात पूना पैक्ट भी इसके बाद साइन हुआ था आगे। ठीक है, फिर देखो जो हमारे कवि थे, शायर थे, इकबाल, उनकी तरफ से ही पाकिस्तान का आइडिया वहीं से आया था। जो डिमांड फॉर पाकिस्तान थी 1930 में, इकबाल सजेस्टेड दैट द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड कश्मीर शुड बी मेड मुस्लिम स्टेट्स विद इन द फेडरेशन। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये मुस्लिम स्टेट्स बन जानी चाहिए विद इन द फेडरेशन। बाद में ये आइडिया इवॉल्व होते होते होते
it became, full-fledged, it became Congress, Pakistan. ये टर्म किसने दी थी पाकिस्तान की? चौधरी रहमत अली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चौधरी रहमत अली gave the term Pakistan. He gave the term Pakistan. मुस्लिम लीग ने 1940 में, ठीक है, फर्स्ट पास द प्रपोजल फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन. तो पाकिस्तान का लाहौर सेशन हुआ था 1940 में, जिसमें जिन्ना कॉल द टू नेशन थ्योरी, ठीक है, टू नेशन थ्योरी की बात की. एंड इट वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान. टू नेशन थ्योरी ड्राफ्ट प्रपोजल in 1940 Lahore session of the Muslim League was drafted by Sikandar Hayat Khan and moved by Fazlul Haq and seconded by Khaliq Uzzama. ये नाम याद रख लेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिएगा. You can remember. In December 1943, the Karachi session of the Muslim League adopted the divide and quit policy. या तो डिवाइड, या तो हमें पाकिस्तान दो या हम इससे क्विट करते हैं आपकी रेजोल्यूशन से, ठीक है. उसके बाद आपके कुछ ऑफर्स हैं इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं. सबसे पहले अगस्त ऑफर, ठीक है. अगस्त ऑफर में क्या दिया अंग्रेजों ने? डोमिनियन स्टेटस की बात की कि विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हम, कि आप जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं छोटी छोटी, तो आपको एक ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एक स्टेट, बट आपको एडमिनिस्टर करने का. तो ये अगेन एक लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने, एक मतलब एक तरह की कैरेट दे दिया, ठीक है. नेक्स्ट, पोस्ट वॉर बॉडी टू इनैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की जंग होगी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना इस वक्त, तो इनको लगता था कि हमें अभी इंडियंस की कोऑपरेशन चाहिए, इंडियंस का साथ चाहिए, तो हमें इनको कुछ तो मतलब कैरेट देनी पड़ेगी. तो पोस्ट वॉर हम बात करेंगे, एक बॉडी सेटअप करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी. दूसरा, एक्सपैंड दी गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू गिव फुल वेटेज टू माइनॉरिटी ओपिनियन. तो अभी उनको लगा कि कुछ ना कुछ इन द मीन टाइम देना तो पड़ेगा, तो इसके लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है. उसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, उसमें इंडियंस की जो ओपिनियन है उसको थोड़ा हम वेट देना शुरू कर देते हैं, ठीक है. ये कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड बाय कांग्रेस बट एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मिशन जो उस वक्त आया था, दैट वाज क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन में क्या होता है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट with a view to get cooperation from Indians in the Second World War sent Sir Stanford Cripps, ठीक है. इन्होंने कहा कि भाई कुछ इनको थोड़ा सा हम फिर से कैरेट देंगे, देखते हैं वो मानते हैं कि नहीं. तो डोमिनियन स्टेटस की बात करी कि जंग के बाद हम फुल डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन हमने तो 1929 से हमारा तो पर्सपेक्टिव चेंज, हम टोटल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पूर्ण स्वराज, फ्रीडम और डेथ, वही वाला ची गुवेरा वाला, फ्रीडम और डेथ है ना, इधर फ्रीडम और डेथ. और गांधी ने कहा ये है पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक. गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में ये बात कही थी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. गांधी जी सेड दैट क्रिप्स मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक. मतलब ये ऐसा आपने चेक दिया जो कभी अनकैश कर नहीं पाएंगे हम. आप सिर्फ बात कर रहे हो, डोमिनियन स्टेटस देने की, होना कुछ नहीं, ठीक है. तो ये एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी. हु सेड दैट this is a post dated check, Cripps mission is a post, Cripps mission भी शायद ना बात करें वो. A post dated check on a crashing bank is a statement of which of the following leaders? तो गांधी जी, ठीक है. उसके बाद आपका आ जाता है आपकी 1942 की रिवोल्ट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है. It is also called as the Wardha proposal and in fact it was a leaderless revolt, definitely. Why it was a leaderless? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर जेल्ड, सबको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है. तो रेजोल्यूशन पास हुआ ग्वालियर टैंक में, ठीक है. ग्वालियर टैंक 8 अगस्त 1942, बॉम्बे, ग्वालियर टैंक. गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो. तो 9 अगस्त कांग्रेस वाज बैंड एंड इट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स, ऑल द इंपॉर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड, ठीक है. Gandhi ji was kept at Aga Khan Palace in Pune, so he was under house arrest. People became violent. Movement was however crushed. तो ये
इसके पहले गांधी जी क्या कहते थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मूवमेंट स्टार्ट हुई लेकिन इट बिकेम हाईली वायलेंट। तो ये पॉइंट याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम वायलेंट। ठीक है, इट बिकेम वायलेंट इन द लेटर फेजेस। उसी दौरान हमारी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई। स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, याद रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड टू बर्लिन। पहले जापान गए ये, पहले जापान गए, जापान से ये बर्लिन गए। ठीक है, बर्लिन से वहां पे जाके, नहीं पहले वो जापान नहीं गए, पहले क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में रखा था कलकत्ता में कहीं पे। तो कलकत्ता से ये अंदर थे, तो इनका प्लान बना कि यहाँ से निकलना है। अब निकलने के दो रास्ते थे, एक तो समुद्र के जरिए कलकत्ता से निकल जाते और दूसरा रास्ता था लैंड रूट। अब उनको जाएंगे, समुद्र का रास्ता है तो ब्रिटिशर्स आसानी से पकड़ लेंगे उनको, वो बड़ा आसान होगा कि ये रास्ता है जाने का। तो उन्होंने जिस जिस उनको जहाँ पे रखा हुआ था, तो वहां से उन्होंने अपना भेष बदला, नाम बदला, वहां से वो निकले और ब्रिटिशर्स को नहीं पता चला। एक बार उनकी पेशी होनी थी कोर्ट में, तो उनका जो खाना जाता था ना उनके कमरे में, एक्चुअली वो उनके कजन खा जाते थे। ठीक है, अपनी जगह अपने कजन को बिठाया था वहां पे। तो जब तक उनको पता चला कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से निकल गए, तब तक 10-12 दिन हो गए थे, तब तक वो काबुल से अफगानिस्तान आगे पहुंच गए थे। काबुल में वो वहां पे आई थिंक वो मिलते हैं सोवियत सोवियत हाई कमीशन से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं कि मेरे को यहाँ पे एस्केप करने का कुछ रास्ता है। फिर वहां से वो शायद जापान जाते हैं, फिर वो वहां से वो निकल जाते हैं जापान। जापान से निकल के वापस वो आते हैं जर्मनी। जर्मनी में वो आई थिंक कुछ सेटअप करते हैं, कुछ फौज सेटअप करने का उनका प्लान होता है। वहां से वो एक सबमरीन के थ्रू आते हैं इधर, केप ऑफ गुड होप के जरिए इधर इंडियन ओशन में। यहाँ से जापानीज शिप में बैठ के फिर वो सिंगापुर पहुंचते हैं। वहां पे ऑलरेडी इंडियन नेशनल आर्मी, मोहन सिंह एंड यू नो दोज हैव ऑलरेडी सेट इट अप। वहां से फिर इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत होती है। ठीक है, दैट इज द इंटायर थिंग हाउ इट हैपेंड। सो सुभाष चंद्र बोस ही एस्केप्ड टू बर्लिन 1941 एंड सेट अप द इंडियन लीग। उन्होंने वहां पे इंडियन लीग सेटअप किया था, यस। और इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल आर्मी को सिंगापुर में। ठीक है, 1943 में रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम। इसके पहले रास बिहारी बोस के पास लीडरशिप थी। ठीक है, मोहन सिंह भी थे, उन्होंने भी की रोल प्ले किया था आईएनए की फॉर्मेशन में। ठीक है, देन यू हैव, इट हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स, गांधी, आजाद एंड नेहरू, एंड देयर वाज अनदर रानी झांसी ब्रिगेड एज वेल। तो एक उन्होंने ब्रिगेड का नाम रानी झांसी ब्रिगेड भी रखा था। ठीक है, गांधी, आजाद, नेहरू एंड रानी झांसी। ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली एक वुमेन फोर्स थी। इनका हेडक्वार्टर रंगून में भी था और सिंगापुर में भी था। बड़ी सारी कैंपेन्स लड़ी इन्होंने। एक कैंपेन लड़ते लड़ते ये म्यांमार तक आ गए थे, बर्मा के एंड तक आ गए थे। ठीक है, इनको लगा था कि इंडियन जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो इंडियंस हैं वो ज्वाइन करेंगे इनको और हमको ओवरथ्रो कर देंगे, लेकिन वो इवेंचुअली हुआ नहीं। फिर वहां से उनको रिट्रीट करना पड़ा और फिर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। क्या हो जाता है उसकी आज तक स्पेकुलेशन और मिस्ट्री चलती है। कोई कहता है गुमनामी बाबा के नाम से वो कहीं कहीं मिलते हैं, 1960s में मिले हैं, क्या उनका प्लेन क्रैश करवा दिया गया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो दैट इज ऑल अ point of conjecture and speculation. We won't go there, but in fact his contribution has been instrumental in India's overall freedom struggle. ठीक है, फिर आपके आ जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्लान था। ठीक है, इसी के तहत आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बनती है। तो 3 बंदों को भेजा जाता है, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रेप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। सो दीज 3 पीपल कम, और उस वक्त आपके लॉर्ड वेवल वॉज दी वॉइस रॉय। ये भी याद रखिएगा। मेन प्रपोजल्स क्या थे? रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ फुल पाकिस्तान, लूज यूनियन अंडर द सेंटर विद सेंटर्स कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर। लूज यूनियन मतलब
जो प्रोविंसेस होंगे उनके पास पावर ज्यादा होगी. देन प्रोविंसेस टू हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रेजिडुअल पावर. अब तक रेजिडुअल पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के पास. अब प्रोविंसेस के पास होगी. ठीक है. एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वुड इलेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक. जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट होके आएंगे, पर जो प्रिंसली स्टेट में थे वो प्रिंसेस नॉमिनेट करेंगे. ठीक है. दे वुड बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस. ठीक है. मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट ऑन 6 जून. कांग्रेस आल्सो पार्टली एक्सेप्टेड द प्लान. बाद में मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ना. इट जॉइन बट लेटर लेफ्ट. फिर आपकी बनती है इंटरिम गवर्नमेंट बनती है. इंटरिम गवर्नमेंट में 2 सितंबर को आ जाती है और इसके इंटरिम हमारे जो चीफ बनते हैं जवाहरलाल नेहरू. मुस्लिम लीग ने इसको ज्वाइन नहीं किया है. मुस्लिम लीग इसको रिफ्यूज कर देती है ज्वाइन करने से. प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे. दैट टाइम क्लेमेंट एटली वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. एंड ही अनाउंस्ड दैट ब्रिटिश वुड विड्रॉ फ्रॉम इंडिया by June 30, 1948. Okay. Then you have the formation of the Constituent Assembly. ठीक है. It was formed, ये तो हमने सारा पढ़ चुके हैं. उसमें पॉलिटी में हमने डिटेल में पढ़ा है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए थे. ठीक है. एंड अच्छा, फिर जिन्ना ने उस वक्त एक डायरेक्ट एक्शन का रेजोल्यूशन दिया था. डायरेक्ट एक्शन कॉल दी थी. जिन्ना डायरेक्ट एक्शन कॉल कि आप हम करो या मरो वाली सिचुएशन उसने भी क्रिएट कर दी थी. Provoked by the success of Congress in the voting in the Constituent Assembly. ठीक है. जिन्ना withdrew his acceptance to the cabinet mission plan. उसको लगा मैं तो माइनॉरिटी में चले जाऊंगा, ये सब चीजें काम आएंगी नहीं. फिर उसने बोला कि he passed a direct action resolution which condemned both the British and the Congress. फिर बहुत ज्यादा दंगे फसाद हुए थे. एकदम माहौल बड़ा खराब हो गया ना. बड़ी सारी सिचुएशन इट गॉट आउट ऑफ हैंड. जिन्ना ने फिर पाकिस्तान डे खुद ही सेलिब्रेट किया 27 मार्च को. और इवेंचुअली हमें आज़ादी पहले मिलनी थी 30 जून 1948 को मिलनी थी आज़ादी. लेकिन अंग्रेजों को लगा कि तब तक हम तो संभाल नहीं पाएंगे, सारी ब्लडशेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ जाएगी. उन्होंने उसको एक्सपेडाइट कर दिया और ये डेट चेंज करके 3 जून को ये डेट चेंज की. डेट हो गई हमारी अगस्त 15. तो 15 अगस्त को हो गई इंस्टेड ऑफ 30 जून. तो ये प्रीपोन हो गई हमारी आज़ादी. ऑल्दो ये अच्छी बात थी लेकिन अच्छी नहीं भी थी. अगर थोड़ा बैलेंस तरीके से होता तो इतना खून खराबा. उनका ये प्लान ही था कि इंडिया को फूट डाल के जाना है. ये बड़ी लंबी पॉलिसी थी. गिलगित बल्तिस्तान में भी उनका क्या, सॉरी, उनका अलग एक पंप सिस्टम था. वो कभी किसी और दिन बात करेंगे, वो बड़ी लंबी कहानी है. मेजर ब्राउन थे, उनको वहां बिठा रखा था गिलगित स्काउट्स में. तो उनकी पॉलिसी थी कि इसको लिसनिंग पोस्ट बनाना है सोवियट्स के लिए. गिलगित बल्तिस्तान को इट वाज टू बी ए लिसनिंग पोस्ट फॉर द सोवियत एक्टिविटी, कि सोवियत का एडवांस ना हो, कि हम यहाँ से चले भी जाएं लेकिन एक डोमिनेंस मेंटेन रहनी चाहिए हमारे रीजन. और पाकिस्तान ने क्रिएट किया अपने लिए एक वीक नेशन ताकि वो उसको कंट्रोल करके इस रीजन में अपना एक डोमिनेंस बना रखे. तो बड़ी सारी लंबी पॉलिसी होती है. अब नेपाल में जो हुआ है, जेंजी वेंजी का पार्लियामेंट चला देते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? पार्लियामेंट चला दोगे? वो बेचारा, आई वाज सीइंग दैट वीडियो, मिस्टर ओली अपने घर के छत के ऊपर लटक के गए हैं झूले में. वो अपने जो झूला नहीं होता जो लगा होता है बालकनी में, वो हेलीकॉप्टर से लेके लटका के वो लेके गए हैं उनको. दिस इज अ प्लाइट ऑफ दिस आर्सन एंड कू. इंडिया के आगे पीछे देखो हर जगह क्या हो रहा है. पाकिस्तान की तो हालत खराब है. नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, हम ही बचे अब. तो हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए ऐसे. डीप स्टेट इज वर्किंग टू इट्स फुल एक्सटेंट. Then comes this important Mountbatten plan, also called as the June 3 plan. इसको June 3 plan के भी कहा जाता है. ठीक है. लॉर्ड माउंटबैटन ने इसको किया था. तो इसमें इंडिया को डिवाइड कर दिया 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान. दोनों के लिए अपनी अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी
प्रिंसली स्टेट्स की मर्जी है किसको ज्वाइन करना है, इंडिया को ज्वाइन करना है, पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, या आज़ाद रहना है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बंगाल और पंजाब पार्टीशन किए जाएंगे ऑब्वियसली, है ना, बंगाल आधा उधर और पंजाब आधा उधर। और रेफरेंडम होगा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट में। तो रेफरेंडम हुआ और ये आपका फिर उधर ही चला गया पाकिस्तान के साथ ही दोनों डिस्ट्रिक्ट्स। एंड बाउंड्री कमीशन बनाई गई जिसने बड़ा ही एक हैफाजत डिवीजन की देश की ना, बड़ा बेकार वो उन्होंने लाइनें ऐसी मारी हैं, लोगों का आधा आधी जमीन उधर है, आधा घर उधर आई है, मतलब कोई प्रैक्टिकल वो नहीं था, हड़बड़ी में अंग्रेज गए कितने। पर्टिकुलरली पंजाब और बंगाल में जिन लोगों के साथ वो हुआ होगा, पंजाब की स्टोरी तो मुझे पता है कई लोगों की, मतलब इतना वहां पे बुरी हालत हुई है लोगों की, मतलब जस्ट इमेजिन आपका घर है इतना अच्छा, यू आर अ वेल्दी वेल यू नो यू हैव अ गुड लाइफ इन योर पार्ट, आपको बोला जाता है कि भाई जाओ घर सब छोड़ के चले जाओ, अब वहां से रोड पे आ जाओ। कितना ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी लोगों की, कई तो मार दिए गए, पूरी पूरी फैमिलीज मार दी गई। इनफैक्ट मिल्खा सिंह का how he had to come back and rush and how he made a name for himself. So this is all the created by British, the mess created by British. ठीक है, एंड फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत आपको आज़ादी मिलती है और आज आप खुली हवा में सांस ले सकते हो और आप पढ़ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता ही नहीं अगर आज़ादी नहीं मिली होती, आप एक colonial country में रह रहे होते। Abolish the sovereignty of the parliament and dominions of India and Pakistan were created and गवर्नर जनरल बनाए गए, उधर का गवर्नर जनरल जिन्ना बना, इधर के लॉर्ड माउंटबेटन बने। पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोविंसेस आए, सिंध आया, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल, ये प्रोविंसेस आए जो पाकिस्तान में आए। ठीक है, सरदार पटेल हमारे पहले गृह मंत्री बने, होम मिनिस्टर, 15 अगस्त तक हो गई 3 स्टेट्स को छोड़ के। ठीक है, कश्मीर, हैदराबाद, गोवा, जूनागढ़, और गोवा पोर्टुगीज के पास था भी, वो बाद में आया, पौंडीचेरी भी बाद में आया इंडियन फेडरेशन में। ठीक है, तो दिस इज अबाउट इट। इसको कल छोटा मोटा जो बच गया है कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स वो हम देखेंगे। मोस्टली वी हैव कवर्ड, ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। उस टाइम पे क्या हुआ था कि 3 स्टेट्स ये रह गई थी, हैदराबाद में निज़ाम था तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। इंडिया के बीचों बीच आप देखो, कोई भी अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहे तो इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट है वो बहुत बहुत ज्यादा। तो पुलिस एक्शन से हमने हैदराबाद को इंटीग्रेट किया। जूनागढ़ का राजा था खान महाबत खान जी 3, तो ना उसको कुत्तों से बड़ा प्यार था। तो ये एक मैंने एक पॉडकास्ट में भी बात की थी, आई थिंक हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं फॉर्मर, तो उनसे बात कर रहा था, तो कुत्तों से बड़ा प्यार था। तो जब क्या हुआ, जूनागढ़ वाज मेजॉरिटी हिंदू रीजन, हिंदू पॉपुलेशन थी, मुस्लिम रूलर था, बट वो पाकिस्तान के साथ उसने जिन्ना के साथ पहले टाई अप कर लिया था कि मैं पाकिस्तान का जाना चाहता हूँ। तो लेकिन लोग नहीं जाना चाहते थे, तो इवेंचुअली प्रोटेस्ट हुआ, अप्रोच किया इंडियन गवर्नमेंट को, तो आर्मी ने घेर वेर लिया। तो जब छोड़ के जाना था उसको सब कुछ अपना, ऑब्वियसली लेके जाना था अपना सामान, जो भी कुछ भी होगा जो इमीडिएटली ले जा सकता है, तो बाकी सब कुछ छोड़ गया। वो जहाज भर के कुत्ते लेके गया वहां पे, कुत्तों से बड़ा, अपनी बैग में वगैरह छोड़ गया पीछे, कुत्ते लेके गया वो। तो इस तरह की ये लेजेंड है, विच किंग टुक डॉग्स व्हेन ही हैड टू फ्ली, सो खान महाबत खान जी 3। और जम्मू कश्मीर की क्या कहानी है, जम्मू कश्मीर का उस टाइम पे रूलर हमारे महाराजा हरी सिंह थे, महाराजा हरी सिंह वाज द रूलर। तो उस टाइम पे उनको ये था कि वो श्योर नहीं थे, वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट रहे, तो उस टाइम पे उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और फिर जब इवेंचुअली पाकिस्तान के कबायलियों ने अटैक किया, फिर उनको लगा कि अब इंडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर इंडिया को लेटर भेजा, वीपी मेनन साहब आए कश्मीर में, अमर महल पैलेस में, वहां पे बात हुई, फिर वापस गए, फिर उनको रातों रात महाराजा हरी सिंह को श्रीनगर से जम्मू भेजा, हरी सिंह पैलेस में। तो फिर अगले दिन सुबह आके 26 अक्टूबर को एक्सेशन साइन हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। और उसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह 9:30 बजे आई थिंक फर्स्ट सिख के 300 ट्रूप्स लैंड हुए श्रीनगर एयरपोर्ट में। और उसके बाद फिर उन्होंने पूरा वो किया। उससे पहले ब्रिगेडियर जनरल सिंह थे जो
जम्मू एंड कश्मीर डोगरा आर्मी के, उन्होंने काफी डिफेंड किया उड़ी में, मुजफ्फराबाद से लेके फिर आप पीछे तक आए पूरा उन्होंने डोमेल तक। तो वो एक बड़ा ही एक सही सिचुएशन बनी थी। तो इसी तरह ये तीनों स्टेट्स इंडिया का हिस्सा बनी। 563 स्टेट्स हमारी प्रीसी स्टेट्स की टोटल। दिस इज अबाउट इट, ठीक है। आई होप कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, है ना। वी ट्राइंग टू जस्ट मेक श्योर कि हम बेसिक चीजें मिस आउट ना करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें अभी और पढ़ेंगे, कल देखते हैं। आई ट्राई टू डू अ लिटिल फ्यू मोर थिंग्स ऑन दैट। एनी डाउट्स इन टुडेस क्लास? कुछ डाउट है, पूछना है कुछ इसके अलावा, हिस्ट्री के अलावा कुछ बाकी सेक्शंस में कुछ, या एनी क्वेरीज अदरवाइज यू वांट टू आस्क? एडमिट कार्ड्स आ गए या नहीं आए अभी? नहीं सर, अभी तो नहीं है। नहीं आए, चलिए कोई नहीं। चलिए डिनर करिए फिर आप, और पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगाइए जोर, और रिवाइज कीजिए जितना पढ़ रहे हैं, साथ साथ में रिवाइज करते जाइए, ठीक है। चलिए फिर, ओके, गुड नाइट, जय हिंद।